नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग बीओ मेंस के आंसर राइटिंग का सीरीज़ नंबर पार्ट जो है पार्ट 18 देखेंगे। 18वें प्रश्न पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखेंगे, 125 शब्द में, 50 शब्द में और 25 शब्द में। तो 3 श्रृंखला में 3 पार्ट में तीन प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छे से चीज़ों को करते रहिए दोस्तों और आंसर राइटिंग अच्छे से करते रहिए। ठीक है, चलिए आज का जो प्रश्न है प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है और 125 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। 2 प्रश्न जो कल के छूटे हुए थे उनको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां, जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। कुछ फ्लो चार्ट या डायग्राम, जैसे मान लीजिए आपके पास पेपर में समय नहीं बचता है तो आप ये फ्लो चार्ट ही बना दीजिए तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, इन चीज़ों को भी आप समझिए और अच्छे से आंसर राइटिंग करते रहिए। चलिए आज का जो प्रश्न है प्रश्न को देखते हैं। जैसे देखिए प्रश्न क्या है, नदी घाटी परियोजनाओं से उत्पन्न पर्यावरण संबंधी समस्याओं की चर्चा कीजिए। तो देखिए भारत में बहुत बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी हैं। हर नदियों पर भाखड़ा नांगल नदी परियोजना है और अन्य हैं, दामोदर नदी परियोजना है। तो देखिए ये बांध जो हैं, बांध परियोजनाएं भारत में बहुत बड़े बड़े पैमाने पर बनाई गई हैं और इन पर क्या है कि आर्थिक पक्ष पर बल अधिक से अधिक दिया है कि भाई इससे सिंचाई हो सके, अन्य कार्य जो हैं बिजली का उत्पादन हो सके, तो अन्य चीज़ें ये भारत में करी गई हैं। लेकिन क्या है कि जो पर्यावरणीय नियम हैं, पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना की गई है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जो कि हमारे प्राकृतिक असंतुलन जो होता है, जो हमारी प्रकृति है उसको नुकसान हो रहा है। तो इन सारी विषयों पर आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो देखिए पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए जब बांध बनता है तो हजारों किलोमीटर की भूमि जो है वो जलमग्न होती है। एक बात, वहाँ पर क्या है, पर्यावरण अवनयन यानी डिग्रेडेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर एक जो पारिस्थितिक परितंत्र है वो भी नष्ट होता है। हजारों किलोमीटर की भूमि जब जलमग्न होती है तो हर तरीके से वहाँ का जितना भी पारितंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है, जो जीव जंतु हैं वो विलुप्त होते हैं। एक पारिस्थितिक की असंतुलन की स्थिति पैदा होने लगती है ऐसे स्थानों पर। आसपास के क्षेत्रों में भी जो असंतुलन है वो भी हमें देखने को मिलता है। जैसे देखिए जो जलभराव होता है, तो जलभराव से क्या होता है, जो प्राकृतिक आवास हैं जीव जंतुओं के वो नष्ट होते हैं, जीव जंतु नष्ट होते हैं, जिससे उनके जो जीव जंतु हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। जलभराव से एक अगली समस्या भी निकल कर आती है कि जैसे जो क्षारीयता है, जलभराव से क्षारीयता की समस्या भी बढ़ती है। वैसे भी हमारे यहाँ भारत में क्षारीयता की समस्या है, तो यह समस्या और भी विकराल रूप लेती है ये जो बड़ी बड़ी नदी परियोजनाएं हैं इनके माध्यम से। और क्या है कि बांधों से नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है कि भाई जो नदियों का पानी है वो भी अगर आप इस तरीके से गलत तरीके से जो चीज़ें करेंगे तो होगा क्या कि खुद नदियों का ही अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। नदियाँ क्या है, एक झीलों की श्रृंखला बन जाती हैं। कहने का मतलब है कहीं पर पानी है, कहीं पर नहीं, कहीं पर पानी है। ठीक है, तो इस तरीके से जल बटे हुए भागों में बटेगा। ठीक है, तो नदियाँ क्या है, जब अगर पानी बहुत कम मात्रा में रहेगा तो एक झील की श्रेणी, एक झीलों की श्रृंखला बन जाती है। जलभराव से अन्य पर्यावरणीय संतुलन की स्थिति आती है कि जलभराव से जल जनित बीमारियाँ भी होती हैं कि जैसे मलेरिया है, ठीक है, अन्य बीमारियां होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और क्या चीज़ें होती हैं पर्यावरणीय असंतुलन में, बांधों से और क्या दिक्कतें होती हैं कि जैसे जो पर्यावरणीय खतरे हैं वो जो बांध टूटने का खतरा है वो भी बना रहता है। इसके साथ में जो बांध हैं, बांध के आसपास का जो क्षेत्र है, इन केस अगर टूट जाता है और कोई दिक्कत होती है, जब बांधों का पानी छोड़ा जाता है तो वो भी एक तरीके से दिक्कत करता है जाके, तो वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी नष्ट होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को 125 शब्द सीमा में अच्छे से प्रश्न को लिखना है। अच्छे से प्रश्न को आप लोग लिखिए। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस का ग्रुप चल रहा है, तो
उसी में पेड ग्रुप चल रहा है, उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यह नंबर है 9140085178 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 50 है। ये कल के 2 जो छूटे हुए प्रश्न थे उनको आज हम लोग देखेंगे। 50 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। जो 50 वर्ड्स में आप लोगों को प्रश्न लिखने होते हैं उनको आप इजीली लिख सकते हैं। जैसे प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 पर टिप्पणी करिए। इसमें देखिए स्ट्रेट थ्रू क्वेश्चन को लिख सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 जो आई है, ठीक है, तो इसका मसौदा जो है देखिए, इसके मसौदे के लिए 2017 में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी के कस्तूरी रंजन ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या, यह जो कमेटी बनी थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी वो 31 मई 2019 को सौंपी। अब जो मसौदा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का, तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि एक स्कूल जो आपका स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के सभी स्तरों में सुधार करना, वो चाहे प्राइमरी लेवल हो या माध्यमिक लेवल हो या 12th लेवल हो, तो सभी स्तरों में इसका सुधार करना, वो चाहे उच्च शिक्षा हो। और क्या है इसमें प्रावधान किया गया है कि जैसे जो परीक्षा प्रणाली है, जो परीक्षा कराने की जो प्रणाली है उसमें भी सुधार लाया जाए, पाठ्यक्रम को सुधार किया जाए, पाठ्यक्रम में भी जो शिक्षक हैं, शिक्षकों के प्रशिक्षण को भी मजबूत किया जाए कि भाई जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं अगर वही ठीक नहीं होंगे तो शिक्षा प्रणाली कैसे सही होगी। तो अच्छे शिक्षकों का चयन करना। इसके साथ में क्या है, जैसे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के तहत कि एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन का भी प्रावधान है, तो आयोग के माध्यम से ही सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ क्या है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2019, तो उसमें तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसमें अच्छी तरीके से तकनीकी को शिक्षा में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की बात कही गई है। बचपन में जो प्राकृतिक देखभाल होती है उस पर भी प्रारंभिक देखभाल जो होती है उसको भी देखभाल पर भी ध्यान देने पर की बात कही गई है। बचपन की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है या प्रारंभिक देखभाल होती है उस पर चीज़ों को करने के लिए कहा गया है। और शिक्षा के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दोबारा बनाने की बात कही गई है। पहले तो था, लेकिन अब एक रेगुलेटरी बॉडी जो है वो दोबारा बनाने की बात कही गई है। और क्या चीज़ें हैं इसमें कि जैसे शिक्षा में सरकारी निवेश को बढ़ाने की भी बात कही गई है, ठीक है, शिक्षा में सरकारी निवेश को बढ़ाने की बात कही गई है। तो ये आपका 50 वर्ड में प्रश्न है, इसको आप अच्छे तरीके से लिखिए। अब देखिए अगला प्रश्न जो है 25 शब्दों में है और प्रश्न संख्या 51 है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न जो थे कल छूट गए थे, तो इसी वजह से आज की डेट में इनको इंक्लूड कर लिया गया है। अब देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखिए स्ट्रेट तो आपको बताना है। मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की भूमिका को बताइए। तो अब जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी भूमिका को आपको बताना है। तो देखिए हीमोग्लोबिन करता क्या है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला यह लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला एक धातु प्रोटीन होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह एक धातु प्रोटीन है और यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है और यह तत्व जो है लौह युक्त रहता है। यह हीमोग्लोबिन क्या करता है, फेफड़ों से अन्य भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। ऊतकों में हीमोग्लोबिन की भूमिका ऑक्सीजन के परिवहन की जगह जो आपका एंटीऑक्सीडेंट है, लौह चयापचय है, इसके नियंत्रण के रूप में भी की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन करता क्या है, हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या है। मात्र 25 शब्दों में आपको बताना है, इजीली आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को पेड ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। अच्छे से चीज़ों को करते रहिए। जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।